गाइस, गुड मॉर्निंग। साइन कछुआ में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेडलिप की आवर्त सारणी। मेडलिप की आवर्त सारणी की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे और सीमाओं के बारे में पढ़े थे। पिछले कक्षाओं में, पिछले वीडियो में हमने मेडलिप की आवर्त सारणी किसे कहते हैं, मेडलिप की आवर्त सारणी क्या है, इसके बारे में विस्तार से हमने क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, इसकी उपलब्धियां, ठीक है, इसकी कई उपलब्धियां हैं। कुछ उपलब्धियों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बता रहा है कि जो मेडलिप है अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए। मतलब जब वो आवर्त सारणी को बना रहे थे तब कुछ रिक्त स्थान को क्या किया, उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है। दूसरा, कुछ नए तत्वों के बारे में बताया, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने उनका नाम रखा इक्का बोरान, है ना, इक्का एल्यूमिनियम। ठीक है, इक्का बोरान, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन था, इक्का सिलिकॉन। बाद में इनकी जानकारी हुई। ठीक है, और इक्का जो बोरान था, ठीक है, उसका नाम था एस्कैडियम। क्या नाम रखा गया, एस्कैडियम। जबकि जो इक्का एल्युमिनियम था उसका नामकरण हुआ गैलियम। क्या हुआ, गैलियम। जबकि इक्का जो सिलिकॉन है उसका नाम रखा गया जर्मेनियम। क्या रखा गया, जर्मेनियम। ठीक है, फिर कह रहा है इनकी उपलब्धियों में और है, और क्या है, कह रहा है कि इन्होंने हीलियम गैस के लिए, अक्रिय गैस के लिए, किसके लिए, अक्रिय गैस, ठीक, अक्रिय गैस के लिए क्या किया, कुछ रिक्त स्थान को अक्रिय गैस के लिए एक समूह बनाया, एक अलग समूह बनाया। क्या किया, एक अलग समूह बनाया। ठीक है, ये इसकी कुछ उपलब्धियां थी। किसकी, मेडलिप की आवर्त सारणियों की कुछ उपलब्धियां यहां हमने आपको बताया। ठीक, इनकी सीमाएं कौन कौन थी ये देख लेते हैं। ठीक, इनकी सीमाएं कौन कौन हैं। मेडलिप की सीमाएं देखिए, सीमाएं आप इसको दोष भी कह सकते हैं। ठीक है, सीमाओं को आप क्या कर सकते हैं, दोष भी कर सकते हैं। ठीक, पहला, इन्होंने हाइड्रोजन का सही स्थान निर्धारित नहीं किया। ठीक है, इन्होंने हाइड्रोजन का सही स्थान निर्धारित नहीं किया। ये इनकी पहली कमियां थी। दूसरा, इनके जो तत्व थे, ठीक है, इनके आवर्त सारणी में बढ़ते क्रम में परमाणु द्रव्यमान व्यवस्थित नहीं थे। अब नहीं होने के कारण जो जटिल या फिर भारी तत्व हैं, जिनसे भारी तत्वों का अध्ययन करना क्या था, मुश्किल था या कठिन था। ठीक है, और भी कह रहा कि इनके समय, मतलब इनके आवर्त सारणी में समस्थानिक का या समभारी का जिक्र नहीं किया गया था। समस्थानिक
और समभारिक का जिक्र नहीं था, जिक्र नहीं नहीं किया गया, ठीक है, तो जिक्र नहीं किया गया था, ठीक। फिर बता रहा है कि इनके जो दूसरी समस्या थी, एक तत्व को अगर आगे, ये हो गया आपका तीसरा। चौथा देखिए, तत्वों के अन्य गुणों की जानकारी, अन्य गुण धर्मों की जानकारी नहीं देता है, नहीं देता है। कौन नहीं देता है? मेडलिफ की आवर्त जो सारणी है वो तत्वों के अन्य गुण धर्मों की जानकारी नहीं देता है। जैसे अगर हम बात करें संख्याओं की, ठीक है, कि सही जगह पे सही नंबर की अगर हम बात करें, या बढ़ते क्रम की बात, बढ़ते जो द्रव्यमान है उसके क्रम की अगर हम बात करें, या फिर हम संयोजकता की बात करें, या फिर हम संभारिक की बात करें, समस्थानिक की बात करें, तो ये हमें जानकारी नहीं देता है, ठीक है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है आधुनिक आवर्त सारणी। क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, ये हम लोग का अगला टॉपिक है, ठीक। सबसे पहले आपने देखा कि जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था? डोबेराइनर। क्या नाम था? डोबेराइनर, जिन्होंने त्रिक नियम दिया। दूसरे नंबर पे वैज्ञानिक है जिनका नाम था न्यूलैंड्स, जिन्होंने अष्टक का नियम दिया। क्या दिया? अष्टक का नियम दिया, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे मेडलिफ है, इन्होंने अपना नियम दिया जिसको हम लोग मेडलिफ की आवर्त सारणी कहते हैं, ठीक है। और एक नए वैज्ञानिक है जिनका नाम था हेनरी मोजले। क्या नाम था? हेनरी मोजले, ठीक है। हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी, तत्वों के एक नए आवर्त सारणी को बताया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ये कब दिया? 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में ऐसा उन्होंने करके दिखाया और बताया। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि तत्वों के गुण धर्म, उनके परमाणुओं के आवर्त फलन के रूप में जिस सारणी द्वारा बताया जाता है, दर्शाया जाता है, उसको हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर परमाणु संख्या, यदि परमाणु संख्या बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ता है, ठीक है, तो परमाणु संख्या के आधार पर हम लोग तत्वों के सारे गुणधर्म को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, सही सही कर सकते हैं। इसलिए कह रहा है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो उन्हें तत्वों के गुणधर्म, उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है, आवर्त फलन होते हैं। चलिए, अब हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित कुछ पद जो है उनको समझेंगे, ठीक है। इनसे संबंधित कुछ पद हैं, जैसे अगर हम बारी बारी से लिखना चाहें तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समूह। क्या लिखेंगे? समूह। फिर हम लोग लिखेंगे आवर्त, ठीक है, परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, संयोजकता, संयोजकता, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, समभारिक, ठीक है, समस्थानिक, ठीक है। इस तरह से जो पद हैं इन सब के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। परमाणु, देखो परमाणु आकार, परमाणु आकार, ठीक है, या फिर इसको आप परमाणु साइज भी कह सकते हैं, ठीक है। धात्विक अधात्विक गुण,
अधात्विक धात्विक गुण, इन सब के बारे में पढ़ना है। समूह क्या है, आवर्त क्या है, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, संयोजकता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, समभारिक क्या है, समस्थानिक क्या है, परमाणु आकार क्या है, अधात्विक गुण क्या है और धात्विक गुण क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं समूह। क्या? समूह। ठीक है, यहाँ पे आपको एक आधुनिक आवर्त सारणी की टेबल दिख रही है, देखा ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स लॉन्ग फॉर्म। ठीक है, इसमें दो जो दिख रहे हैं, ये जो दिख रहा है 36, क्या दिख रहा है? 36। ठीक है, 36 वाले जो दिख रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं आवर्त। क्या? आवर्त, जिनकी संख्या कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इस तरह के जो है वो कितने हैं? 7 है। और ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़े हैं, ऐसे ऐसे जो खड़े हैं, ऊर्ध्वाधर जो खड़े हैं, लंबवत खड़े हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? समूह, या फिर हम लोग कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। जैसे अगर हम वर्ग की बात करें, ग्रुप की बात करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और कितने हैं? 18 हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी जो 36 पंक्ति है, कौन सी पंक्ति? 36 पंक्ति। ठीक है, अगर हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की जो 36 पंक्ति है वो क्या कहलाएगी? आवर्त कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आवर्त। और इस आवर्त की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। ठीक है, अगर हम समूह की बात करते हैं तो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब जो लंबवत हैं, जो लंबवत पंक्तियां हैं, ठीक है, उन पंक्तियों को क्या कहेंगे? समूह। और जिनकी संख्या कितनी है? 18। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को समूह कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी है? 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 7 है। अब आता है परमाणु संख्या। क्या आता है? परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या क्या है कि कोई भी तत्व, हमने कहा तत्व यौगिक और मिश्रण, तत्व यौगिक और मिश्रण, सारे जो तत्व हैं उनके खास द्रव्यमान है। क्या है? खास द्रव्यमान है। और उनके खास क्या है? गुण भी है। जिस संख्या के आधार पर उन्हें दर्शाया जाता है, बताया जाता है, या उनके गुण धर्म को पहचाना जाता है, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। क्या कहते हैं? परमाणु संख्या, जिसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कितनी है? 1 है। कितनी है? 1। अर्थात जो इसकी परमाणु संख्या 1 है, इसके आधार पर हम लोग हाइड्रोजन के सारे गुणधर्म को क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। उनके परमाणु द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, संयोजकता निकाल सकते हैं, धात्विक अधात्विक गुण बता सकते हैं, या फिर उनके आकार को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको इस परमाणु संख्या को और ऐसे तरीके से समझिए, कोई भी परमाणु में मौजूद कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। अर्थात हम लिख सकते हैं परमाणु संख्या बराबर तत्वों में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, परमाणु संख्या बराबर Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या। किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या द्वारा भी क्या कर सकते हैं? इसे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि जो प्रोटॉनों की संख्या है, वो जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी ही उसकी क्या होगी? परमाणु संख्या होगी। ठीक है, जैसे समझिए, फिर से इन दो टर्म को मिटा दीजिए, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। परमाणु संख्या, जैसे अगर कोई, मान लीजिए यहां ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के जो ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। इसका मतलब कि जो
ऑक्सीजन है उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 8 है। प्रोटॉन आप जानते हैं कोई भी परमाणु के नाभिक में मौजूद है ना। कण 3 तरह के ना, कितने तरह के? 3 तरह के, ठीक है। जो कण है वो 3 तरह के। कण कितने हैं? 3 तरह के हैं। एक को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, दूसरे को कहा जाता है प्रोटॉन, और एक को कहा जाता है न्यूट्रॉन। तो जो नाभिक में मौजूद कण है उनको क्या कहा जाता है? प्रोटॉन। क्या करते हैं? प्रोटॉन, ठीक है। और जो बाहरी ऑर्बिट में होते हैं, बाहरी कक्षा में होते हैं, उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जो न्यूट्रॉन है, क्या है? न्यूट्रॉन, वो भी नाभिक में ही रहता है, जो उदासीन होता है। ध्यान रखिए परमाणु संख्या में प्रोटॉनों की संख्या हमेशा एक जैसी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम और ज्यादा हो सकती है। ऐसा इसलिए कि जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, जब हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? जाता है, ठीक है। इसलिए सामान्यतः आप कहिए परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, या आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कह सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद है परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। इसको हम लोग कहा जाता है एटॉमिक मास। क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। कह कि जो परमाणु द्रव्यमान है उसे हम लोग परमाणु द्रव्यमान बराबर लिख सकते हो प्रोटॉनों की संख्या प्लस क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को और न्यूट्रॉनों की संख्या को अगर हम जोड़ दें तो हमें परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? मिल जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणुओं के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है। अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग जो द्रव्यमान है वो होंगे, ठीक है। अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग जो द्रव्यमान है वो होंगे, ठीक है। तो आपको परमाणु द्रव्यमान भी समझ में आ गया कि किसी भी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है उसके बराबर है ना परमाणुओं का द्रव्यमान होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद है अगला टॉपिक संयोजकता। क्या है? संयोजकता, ठीक है। अभी हम बना रहे थे 8 नंबर पर Z बराबर 8 था, परमाणु संख्या 8, ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीजन O, ठीक है। तो अगर हम इस ऑक्सीजन को बनाएं तो पहले ऑर्बिट में कितना? 2, और फिर बाहर जो ऑर्बिट है उसमें कितनी? 6। कितनी? 6, ठीक है। कितने? 6 है। अब यहां हम लोग समझते हैं संयोजकता कि ये कितने से जुड़ सकता है, ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है। तो बता दें कि जो प्रत्येक परमाणु है उसके बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपको क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है। क्या कर रहा है? कम दिख रहा है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 होगी। लेकिन ध्यान रखिए संयोजकता किसमें होगी? -2 में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये लेने की क्षमता रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान रखिए जो 4 है, क्या है? 4, अगर 4 से कम होता है, 4 से कम होता है, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी को देने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? देने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही 4 से अधिक हो गया, 5, 6, 7, 8 हो गया, तो ये देगा नहीं, इलेक्ट्रॉनों को लेगा। और जब देता है तो प्लस, और जब लेता है तो माइनस चार्ज होता है, ठीक है। अर्थात परमाणुओं के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है? 8 होती है। अब ये कम और ज्यादा भी हो सकता है।
अगर ध्यान रखिएगा, अगर 4 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा और 4 से कम है तो देगा। मतलब यहाँ ऑक्सीजन का संयोजकता कितना हो गया? -2। पूछो क्या पूछो? ठीक है, कितना हो गया? -2। ठीक है, या फिर आप 2 भी कर सकते। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं, देखते हैं। जैसे अगर आपसे कहा गया सोडियम की बात किया गया, किसकी बात की गई? सोडियम की बात की गई। ठीक है, तब चलिए सोडियम देखिए, सोडियम की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। तो भाई पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर अगला ऑर्बिट में आपका कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 कितना हो गया? 10 और 10, और सबसे बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बचेंगे 1। तो ध्यान रखिए, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है उसकी संख्या कितनी है? 1 है। तो 1 है तो ये आसानी से क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना। तब इसकी जो संयोजकता है, सोडियम की जो संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी? +1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? +1। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आप किसी का भी संयोजकता निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए नाइट्रोजन को लें। किसको लें? नाइट्रोजन N, जिसकी संख्या कितनी है? परमाणु संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। तो देखिए, अब 7 है तो इसके बाहर ऑर्बिट में, सबसे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहर ऑर्बिट में कितना? 6 नहीं, 5 ही होगा ना। 2 2 4 और 1 5। तो बाहरी कक्षा में कितने हो गए? 5 हो गए ना। तो ये क्या करेगा? 5 जब इलेक्ट्रॉन हो गए बाहरी कक्षा में तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, ग्रहण करेगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। लेकिन किसमें? -3। ठीक है, क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी। ठीक, -3 इसलिए कि इसकी जो पावर है, क्षमता है, इलेक्ट्रॉन की जो खींचने की पावर है, आकर्षण जो क्षमता हो, क्या जाता है? तो ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लेगा और अपने ऑर्बिट को क्या करेगा? पूरा करेगा, है ना। तो इसकी जो संयोजकता वो कितनी हो गई? -3 हो गई। कितनी हो गई? -3 हो गई। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। किसी भी परमाणु संख्या को अगर हम 2 8 और 1, ठीक है, के रूप में क्या करते हैं? दर्शाते हैं। क्या करते हैं? दर्शाते हैं। अब देखिए 2 8 10 और 1 कितना? 11। तो ये किसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? सोडियम का हो गया। किसका हो गया? सोडियम का। ऐसे ही अगर हमको कार्बन का निकालना है तो 2 कितना? 4 कार्बन का हो गया। ऐसे ऑक्सीजन का निकालना है तो 2 और कितना? 6। ठीक है, तो ये किसका हो गया? ऑक्सीजन का हो गया। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन का निकालना होगा तो हाइड्रोजन में 1 ही होता है, तो हो गया कितना? 1। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको और निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है जिसकी परमाणु संख्या कितनी है? 7 ना। तो 2 कितने? 5। मतलब हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसी भी तत्व के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों को कक्षागत, मतलब कक्षा के अनुसार, ठीक है, इतनी, इसमें कितनी कक्षाएं हैं? 3 कक्षाएं हैं। कितनी कक्षाएं? 3 कक्षाएं। और पहली कक्षा को के से सूचित करते हैं, जबकि दूसरी कक्षा को एल से, और तीसरी कक्षा को एम से। पहली कक्षा में ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 2, और दूसरी जो एल वाली है उसमें कितनी? 8, और एम वाले में कितनी? 8। ठीक है, इसका मतलब कि अभी तक आपको क्लास 10 में केवल 18 नंबर तक, कितने नंबर तक? 18 या 20 नंबर तक के तत्वों का अध्ययन करना है। इसलिए आप लोग 1 से लेकर, ठीक है, 20 तक के जो तत्वों की संख्या है, तत्वों के नाम है, उसे क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। जैसे 1 नंबर पर हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, लिथियम 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरान, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन और 18 कितना?
आर्गन, 19 पोटेशियम और 20 कितना कैल्शियम। इन सबको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, तब तो आप सभी चीजों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समझ में आ गया। ठीक है, आइए अगला हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, परमाणु आकार, परमाणु आकार या फिर परमाणु साइज। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां कोई एक परमाणु है, ठीक है, जिसके इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 हैं, और यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, कितने। तो कह रहा है कि किसी भी परमाणु के केंद्र से, मतलब नाभिक से, ठीक है, उसके बाहर ऑर्बिटल या ऑर्बिट या कक्षा, जहां इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, तक की जो त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है, वो क्या कहलाएगी, परमाणु आकार कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परमाणु आकार कहलाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। ठीक है, और ये कहां से लेंगे, केंद्र बिंदु से, मतलब नाभिक से उस तत्व के बाहरी कक्षा तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, परमाणु आकार या फिर परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, जिसको हम लोग कह रहे कि पिकोमीटर से, किससे, इस त्रिज्या को हम लोग किससे, पिकोमीटर से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। कुछ एग्जाम्पल बता रहा है, अगर हम हाइड्रोजन का ले परमाणु त्रिज्या, तो कह रहा है कि इसकी 37 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है, 37 पिकोमीटर। ठीक है, और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 का पावर -12 मीटर। बहुत छोटा हो गया, 10 का पावर -12 मतलब बहुत छोटा होता है। ठीक है, हम इसको पिकोमीटर में क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, सूचित करते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं समभारिक और समस्थानिक। समभारिक और समस्थानिक को हम लोग समझ सकते हैं कि क्या है। आइए देखते हैं। यहां लिखा है समभारिक, क्या लिखा है, समभारिक। सम मतलब होता है बराबर, और भारिक मतलब भार। 2 या 2 से अधिक तत्वों, 2 या 2 से अधिक तत्वों जिनका परमाणु संख्या अलग अलग हो, क्या हो, परमाणु संख्या अलग अलग हो, और उनका भार एक जैसा हो, क्या हो, उनका भार क्या हो, एक जैसा हो, तब हम कह सकते हैं कि वो क्या है, समभारिक है। क्या है, समभारिक है। इसका मतलब उसका जो द्रव्यमान है वो एक जैसा है, जबकि उसकी जो संख्या है वो क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समभारिक। ठीक है, जो समान होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे अगर कार्बन की हम बात करें, किसकी बात करें, कार्बन की अगर हम बात करें, ठीक है, कार्बन परमाणु संख्या अलग अलग होता है, जबकि इसका द्रव्यमान 11 मतलब 12 होता है। ठीक है, 12 भी होता है। ठीक है, कार्बन 12 कहा जाता है उसको। ठीक है, कार्बन 11 भी होता है। ठीक है, और कार्बन 13 भी होता है। तो आप देखो कार्बन की जो संख्या है वो 6 है। कितनी है, 6 है, जबकि इसकी जो द्रव्यमान है वो क्या है, अलग अलग है। कहीं 12 हो रहा है, कहीं 11 हो रहा है, कहीं 13 हो रहा है। तो द्रव्यमान सबके क्या हो गया, अलग अलग हो गया ना, लेकिन परमाणु जो संख्या है वो सबका क्या हो गया, एक जैसा हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं अगला टॉपिक, समस्थानिक। क्या, समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक मतलब होता है, सम मतलब बराबर, और स्थानिक मतलब स्थान। 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व जिनका स्थान क्या हो, समान हो, जबकि सॉरी समभारिक में बराबर भार था ना, और इसमें क्या है, बराबर स्थान होगा। ठीक है, तो अभी जो एग्जांपल हमने लिखा है C6 12 C6 13 C6 कितना 11, तो ये हो गया समस्थानिक। क्या हो गया, समस्थानिक। क्यों, क्योंकि इसके स्थान क्या है, समान है। क्या है, समान है। और जबकि समभारिक का उदाहरण होगा क्लोरीन। क्या, क्लोरीन। और समभारिक मतलब जिसका भार समान हो। ठीक है, क्या हो, भार समान। वे तत्व जिनके 2 या 2 से अधिक जिनके भार समान हो, जबकि उनकी संख्या क्या हो, अलग अलग हो। क्या हो, अलग अलग हो।
तब हम उसको कहेंगे समभारिक। क्या कहेंगे? समभारिक। धात्विक गुण और अधात्विक गुण, वे तत्व जो धातुओं के गुण को दिखाते हैं धात्विक गुण कहलाएंगे, ठीक है, और वे तत्व जो अधातुओं के गुण को दिखाएंगे क्या कहलाएंगे? अधात्विक गुण कहलाएंगे। तो आज हमने आधुनिक आवर्त सारणी को विस्तार से उनके टॉपिकों को पढ़ा, उनके गुणधर्मों को पढ़ा, उनके पदों को पढ़ा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आती है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।